वैसे साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने। वैसे साहब, ये फैसला कैसा लगा आपको, और ये क्या इसका इतलाक माजी में हुए ट्रायल्स पर भी होगा? वैसे साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? वैसे साहब, सवाल बुनियादी दो हैं। जी जी, हम सुन रहे हैं आपको। एक तो यह है कि क्या इसके खिलाफ रिव्यू होगा या अपील होगी, और बड़ा बेंच सुनेगा उसको, 7 जजों का या 8 जजों का या 9 जजों, 5 से बड़ा। 5 से बड़ा। और दूसरा यह कि क्या जो माजी में जिन लोगों को सजाएं मिली हैं दहशत गर्दी के जुर्म में, क्या उन पर भी इसका इत्तलाक हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं शामी साहब आपके पहले सवाल का डायरेक्ट जवाब दे दूं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिसेंटली अपहोल्ड कर लिया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है उसकी शिकें आइन के मुताबिक हैं और उसके नीचे एक अपील की प्रोविजन है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले के अंदर कहा कि सिर्फ माजी के केसेस की अपीलें नहीं इस तरह सुनी जाएंगी, वरना जो टाइम पीरियड कानून में स्टिपुलेटेड है उसमें एक अपील फाइल हो सकती है। तो मेरी फहम के मुताबिक आज के फैसले के खिलाफ अपील फाइल हो सकती है और अगले चंद दिनों के अंदर हो जाएगी। अच्छा, अब आप ये है कि जो दरखास्तें कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस भी बराह रास्त फाइल की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में, उनके खिलाफ अपील का हक होगा। अभी मैं बैरिस्टर अदनान शेख से बात कर रहा था, वो भी यही कह रहे थे। जी, मैं इसकी वजाहत कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आर्टिकल 184 की पावर है, जो उनकी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की 3 पावर्स हैं। 185 में वो मुकदमे होते हैं जो हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। 186 में सुप्रीम कोर्ट सदर सुप्रीम कोर्ट से कोई ओपिनियन ले सकता है। 184 आइन का वो आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली मुकदमात सुन सकता है। ठीक। 184 के अंदर 2 किस्म के मुकदमात होते हैं। एक वो जो किसी एग्रीव्ड पार्टी ने, किसी शख्स ने, किसी सिटीजन ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर एप्लीकेशन या पिटिशन फाइल कर दे, वो भी 184(3) होता है। और दूसरा वो मुकदमा जहां पे कोई एप्लीकेशन फाइल ना करे और सुप्रीम कोर्ट आज खुद उसका नोटिस ले ले, तो वो भी 184(3) सब क्लॉज 3 में फॉल करता है। ठीक। अब का हमारा कानून और अब की पोजीशन ये है कि इन दोनों केसेस में जितने मुकदमात भी सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुनेगी, ख्वाह किसी की एप्लीकेशन पे सुने जैसे ये वाले मुकदमा है, या आज खुद नोटिस के ऊपर जहां पे कोई एप्लीकेशन या पिटिशन नहीं होती, वहां पे सुप्रीम कोर्ट अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में केस सुन ले तो उसके खिलाफ एक अपील का हक है। भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन हाई कोर्ट में दायर होगी 199 के ताबे, जब उसका मामला आएगा तो वहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरफे आखिर होगा, उसके खिलाफ अपील की जरूरत नहीं होगी। जी, वो इसी तरह ऑपरेट करेगा जैसे अब करता है कि उसके खिलाफ अपील फाइल नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता रिव्यू फाइल हो सकता है उस फैसले के खिलाफ भी, लेकिन अपील फाइल नहीं होगी। इसका मतलब यह है तो हौसला शिकनी हो गई ना बराह रास्त दरखास्तों की। पहले तो लोग हाई कोर्ट में जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त बहुत कम दरखास्तें जाती थी, लेकिन अब तो हर दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का काम भी करने लग पड़ी है। देखिए शामी साहब, ये 2 प्रिंसिपल्स को हमें, ये और इसके मुतल्लिका जो केस अभी रिसेंटली चला है, इसको 2 मुख्तलिफ तनाज़ुर में देखना पड़ेगा। पहली बात, जो प्रिंसिपल जो आप तय कर रहे हैं या जो आपने बात की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई शख्स भी हो, उसका ख्वाह कोई भी अदालत मुकदमा सुने, उसे एक अपील का कम से कम हक होना चाहिए, क्योंकि अदालत गलती भी कर सकती है। और ये प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के ऊपर भी लगना चाहिए। जो मुकदमा भी रिसेंटली चला उसमें भी जो शिकायत कुनंदा थे, उनका ये कहना नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, या कम से कम मेरी फहम में उनका ये कहना नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं होनी चाहिए 184(3) में। उनका कहना यह था कि क्या ये अपील का राइट सुप्रीम कोर्ट खुद अपने रूल्स में निकालेगी या पार्लियामान निकालेगी। ठीक। इस पे तो तकरीबन इत्तफाक है कि 184(3) के फैसलों के खिलाफ एक अपील का राइट होना चाहिए, हर फैसले के खिलाफ एक अपील का राइट होना चाहिए। तो अब तो फैसला आने के बाद तो ये हक मिल चुका ना, अब इसे साबित तो नहीं कर सकते। मौजूद है और मेरा ख्याल है कि आज के फैसले के खिलाफ एक अपील फाइल होगी जो इससे लार्ज इवेंट्स होगी। अच्छा, अब आप बताइए कि ये इसका इत्तलाक जो पहले भी पे कैसे होगा? आपके सामने रखा। जी, देखिए, ये मुकदमा सुना जा रहा था एक पर्टिकुलर तनाज़ुर के अंदर जो कि 9 मई के बाद पैदा हुआ पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले भी पाकिस्तान के कानून के अंदर दुनिया के दीगर तमाम कवानीन की तरह, भारत की तरह, इंग्लैंड की तरह, अमेरिका की तरह,
कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं तमाम मिलिट्री लॉज के अंदर जहां पे अगर सिविलियन कोई ऑफेंस कमिट करे तो उसको मिलिट्री ट्राई कर सकती है। इस तरह के अगर कोई बंदा एस्पियोनाज कर रहा हो, कोई इस तरह की केसेस कर रहा हो, तो उसको सिविलियन भी हो तो उसे मिलिट्री ट्राई कर सकती है, तमाम जुरिस्डिक्शंस में कर सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बात की गई उसका ये मंतक है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी वक्त के अंदर किसी सिविलियन को नहीं ट्राई किया जा सकता। मेरी रीडिंग इसको इस फैसले की है और डिटेल्ड जब आएंगी तो तब पता चलेगा कि ये फैसला शायद सिर्फ किसी सर्कमस्टांसेस के अंदर दिया गया है कि ये इन सर्कमस्टांसेस के अंदर, जो कि मुझे लगता है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जजमेंट में शायद सबसे क्लियरली नजर आए कि ये कानून, उनका ये कहना था कि ये कानून पर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, मेरी रीडिंग उनकी जजमेंट की है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां पे सिविलियंस को ट्राई करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत पड़े। हमने एपीएस पेशावर के बाद ऐसे सर्कमस्टांसेस इस मुल्क में खुद देखे हैं जहां पे सिविलियंस को या नॉन मिलिट्री पर्सनल्स को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया गया, लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन क्रिएट की कॉन्स्टिट्यूशन में। कहने का मकसद मुझे लगा जजमेंट का ये है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर इन सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता, लेकिन हतमी तौर पे मैं एक बात नहीं कर सकता क्योंकि जब फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन अब इस पे सियासी तौर पर भी इसके ऊपर राय आ गई, जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की फिरदौस आशिक अवान साहबा से मंसूबा बयान देख रहा था, वो कहती हैं कि जी हम मुस्तरद करते हैं इस फैसले को, ये खान साहब और दीगर को बचाने के लिए मुल्की मफाद को दाव पर लगाया जा रहा है और ये फैसला कौमी सलामती और कौमी मफादात के बरअक्स है। उनको मुस्तरद करने का इख्तियार किसने दिया है? देखें, इसके लिए अपील का हक मौजूद है तो अपील पे जाएं। ये इस तरह की जो जुबान है ना, ये इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। अदालतों के मामले में के ऊपर अपनी राय दें, पूरा आप राय दें, आप अपने नुक्ता नज़र का इज़हार करें। आपके हमें इससे इत्तफाक नहीं है, हम अपील में जाएंगे, जो अपील का राइट आ गया तो ये मुस्तरद करते हैं। आप कौन है मुस्तरद करने वाले? बिल्कुल आपको चीफ जस्टिस से ऊपर, ये तो अदालत ने सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट, 5 रुकनी लार्जर बैंक का फैसला। ये जो मुआशरा है ना, उसमें इस्तेहकाम पैदा करने के लिए जरूरी है कि इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। पार्टी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान की नुमाइंदा को खास तौर पर इसका ख्याल रखना कि वो इस्तेहकाम के मलहूजा रख करके। ठीक, अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि साथ ही हमने देखा कि साइफर केस में भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, और जो चालान है उसमें 27 गवाह हैं, आजम खान साहब भी हैं और साबिक सफ़ीर, उनका भी बयान है। वो आगे कैसे अब बढ़ेगा और उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं खान साहब के लिए? देखिए, उसकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये तो फैसला और एविडेंस और जब अदालत उसको ट्राई करेगी उसी पे पता चलेगा। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें ये है, और क्योंकि मैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं उस तरह रहा किसी वकालत के शोबे के पर्सपेक्टिव में, तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, इसके अंदर मेरी फहम ये कहती है कि जो साइफर वाला केस है वो शायद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के नीचे ट्राई किया जा रहा है जी। और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के नीचे ऑलरेडी जो जुरिस्डिक्शन का सवाल है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि जुरिस्डिक्शन कैसे अज्यूम की जाएगी और उसका ट्रायल कैसे किया जाएगा। आज का फैसला जो था वो मुझे लगा कि सिर्फ आर्मी एक्ट की हद तक रिस्ट्रिक्टेड है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के नीचे जो कार्रवाई होगी वो अपने एग्जिस्टिंग कानून, अपने एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स के तहत होगी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। बहुत शुक्रिया साद रसूल साहब।